हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व की, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले हमने दो वीडियो में मौलिक अधिकारों की बात करी थी, तो ये उनसे अलग है। मौलिक अधिकारों में हमने बात करी थी वो व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। लेकिन वही हम बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्व की, तो ये समाज के कल्याण की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है आपको पहले बता देता हूँ। ऐसे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट हम अदालत में चुनौती दे सकते हैं उसको, लेकिन अगर राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य लागू नहीं करता है तो उसको हम अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब हम पढ़ते राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये संविधान में हमें कहाँ देखने को मिलता है इसका वर्णन, तो संविधान के भाग 4 में बताया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये मेन बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन देखने को मिलता है और आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। दूसरा, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये मेन दो उद्देश्य हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। आगे हम देखें तो संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसे भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, मतलब कि संविधान लागू हुआ उसके तुरंत बाद नागरिकों को मिल जाए। दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो। ठीक है, और फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और ये परिणाम निकला कि इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग 3 में हमने पढ़ चुके मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 12 से 35, और भाग 4 तो उसको मौलिक अधिकार को दो हिस्सों में बांट दिया ना संविधान में, संविधान सभा में चर्चा के बाद। पहला भाग 3 हो गया और दूसरा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले संविधान सभा में चर्चा चली कि दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए, एक आज़ादी के बाद, एक संविधान के तुरंत बाद मिल जाए, और एक जब संसाधन हो देश के अंदर पर्याप्त तब लागू किए जाएँ। तो ठीक है, फिर दो इसमें बांट दिया गया इसको, एक मौलिक अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। आया समझ। अब ये तो हो गया थोड़ा इसके बारे में बेसिक ओवरव्यू कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व आए कहाँ से हैं हमारे संविधान में और किस प्रकार से ये आए हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर की, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो इसे USA के संविधान से लिया गया है, और नीति से तत्व की हम बात करें तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन हमें संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन हमें संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार की बात करें, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है इसका, और यही के मौलिक अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्व से अलग बनाता है कि हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आगे हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो ये अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, मतलब जैसे व्यक्ति पैदा हुआ उसको मौलिक अधिकार मिल गए। ठीक है, खुद ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब राज्य सरकार लागू करेगी तभी उनको मिलते हैं। ठीक है, इसमें कोई बर्डन नहीं होता राज्य के ऊपर कि वो लागू करें, सरकार की मर्जी है वो लागू करे या ना करे। ठीक है ना, करती तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं कह सकते कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही, वो अदालत में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्ति के अधिकार के लिए। वही हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो ये समाज की भलाई के लिए है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आगे समझ। ये तो बात हमने कर ली इन दोनों के बीच में डिफरेंस की, अंतर की। अब हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 36 से 51 की, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की, जहाँ से स्टार्टिंग ये होती है इस नीति निर्देशक तत्व की। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 36 की, तो में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल यानी कि राज्य की संसद
और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो ये राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 के अंदर। आगे हम बात करें अनुच्छेद 37 की, तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और विवाद योग्य नहीं है, मतलब कि विवाद योग्य नहीं है, ठीक है। ये न्यायालय में नहीं इसको चुनौती दे सकते, ये अनुच्छेद 37 में बताया गया है, ये न्यायालय के लिए नहीं है, ठीक है। आया समझ, मौलिक अधिकार में ऐसा ही है, वो अगर वो हनन होता है तो हम जाके न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 37 के तहत नीति निदेशक तत्वों में ऐसा प्रावधान नहीं है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 38 की, तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो ये अनुच्छेद 38 में बताया गया है। तो यहाँ पर एक कथन आता है, केटी शाह का कथन, कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंकों की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, मतलब कि जब राज्य का मन होगा तभी के सुविधा के अनुसार, जिस हमें दिख रही है कि जिस चीज़ की यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो जिसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, तो वहाँ पर उसका सुविधा अनुसार क्या वहाँ पर वो सुधार किया जाएगा। तो यहाँ पर इस कथन में यही बात है कि राज्य की नीति से तत्व का एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 39 की, तो राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 39 में बोला गया है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। पहला, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा, कि जो नागरिक अपनी आजीविका चला सके, ठीक है ना। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। जितने भी भौतिक संसाधन है उसके स्वामित्व, जो अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो भौतिक संसाधनों के स्वामित्व यानी अधिकार, ठीक है, नियंत्रण, तो भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, ठीक है, ना कि एक तक ही सीमित है ना, बल्कि पूरे समाज के लिए, सबकी भलाई के लिए व्यवस्थित उसको करना, जितनी भौतिक संसाधन है। और कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को केंद्रित होने से बचाना, मतलब कि जो धन कुछ ही व्यक्तियों के पास इकट्ठा रहता है तो इसको रोकना, ठीक है। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन एकत्रित ना होने से बचाना, ठीक है ना, कि ताकि सभी के पास धन की सही मात्रा में हो। कि आप देख पा रहे हो आज जो ये खाई है बहुत बढ़ती जा रही है अमीर और गरीब के बीच में। अमीर कुछ साल में और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये खाई बढ़ते जा रही है। तो कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से, इकट्ठा होने से बचाना है, 1939 के तहत बताया गया है। आगे हम बात करें, पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मान लो कि कोई पुरुष और महिला सेम काम कर रहे हैं और सेम ही टाइम होंगे करते करते, ठीक है, तो उनको समान ही वेतन मिलना चाहिए। नहीं कि एक पुरुष भी टीचर एक महिला भी टीचर है तो महिला टीचर को कम पैसा मिल रहा है, पुरुष को ज़्यादा मिल रहा है, तो ये भेदभाव होगा, ठीक है ना। तो पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। आगे हम बात करें श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा उनको देनी चाहिए, तो ये अनुच्छेद 39 में बताया गया प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर अनुच्छेद 39A भी आता है, ठीक है ना, फिर 40 आएगा। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय करना है और निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के विधिक सहायता, कानूनी सहायता देनी है, अनुच्छेद 39A में बताया गया है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 40 की, तो इसमें ग्राम पंचायतों गठन की बात की गई है, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायत जो कि सबसे नज़दीकी शासन होता है एक व्यक्ति का, उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत ही ग्राम पंचायतें आती है। तो 1940 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायत गठन की बात की गई है। तो इसमें 2 संशोधन किए गए हैं, ठीक है। एक ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई है और एक शहरी क्षेत्र की। ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें तो पंचायती राज आता है और शहरी क्षेत्र में हम बात करें तो नगर पालिका आता है, ठीक है ना। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका होती है और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज होता है, पंचायतें होती हैं, ठीक है। और इनके लिए संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के 73वां संशोधन, और वही हम बात करें शहरी क्षेत्र के लिए इन नगर पालिका के लिए तो उसमें 74वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक आया समझ। तो ग्राम पंचायतों गठन की बात करी गई है अनुच्छेद 40 में। और जो दोनों संशोधन है 73 और 74 ये 1993 में यानी 1993 में किए गए थे, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें 1941 की, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा नागरिकों को, ये अनुच्छेद 41 में बताया गया है। जैसे कि हम बात करें वृद्धा पेंशन, आपने देखा होगा जो 60 साल से ऊपर के होते हैं उनको पेंशन की सुविधा मिलती है, तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, तो ये क्या है, कुछ दशाओं में, जैसे अब देख रहे हो कि ये बूढ़ा व्यक्ति हो गया, एक विधवा और एक विकलांग, तो ऐसी सी कुछ दशाएं हैं, ठीक है। तो इसमें काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार देना चाहिए, ये अनुच्छेद 41 में बोला गया है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। तो उसके तहत राज्य को कहा गया है कि न्याय संगत
और मानवोचित दशाओं का ध्यान रखें, मतलब कि ऐसी नीतियां बनाए जो कि न्याय संगत हो, न्याय की स्थापना करे, ठीक है, और मानवोचित दशाओं को ध्यान में रखे। और क्या कहा गया है कि प्रसूति सहायता का उपबंध। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि गर्भवती महिला है तो उसको कठोर शारीरिक श्रम ना करवाना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रसूति सहायता, ठीक है। तो प्रसूति सहायता को हम क्या कहते हैं, मैटरनिटी लीव कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको प्रसूति सहायता देना। अगर कोई गर्भवती महिला को कठोर श्रम ना करवाना, ठीक है, जिससे उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम पहुंचे, तो इस चीज़ के लिए प्रसूति सहायता देना, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 42 में कहा गया है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 43 की, तो इसमें बताया गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। तो इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो निर्वाह योग्य मजदूरी देगा, अर्थात कि वो ऐसा प्रावधान करे कि जो मजदूर है उसका जीवन चल सके इतनी मजदूरी तो उसको मिले, ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी तो उसको मिलनी ही चाहिए। और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, कुटीर उद्योग होते हैं जो कि काफ़ी छोटे स्तर पर होते हैं, ठीक है ना, तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तो ये अनुच्छेद 43 में बताया गया है। इसी के तहत इसके दो पार्ट हो रहे हैं, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43B। तो अनुच्छेद 43A में क्या कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य का कदम उठाएगा। तो उसमें कहा गया है कि जो उद्योगों का मैनेजमेंट है इसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। और बी में क्या कहा गया है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। फॉर एग्जाम्पल एक गाँव में कुछ काम हो रहा है तो वहाँ के जो लोग हैं रीजनल लेवल के, तो उनके सहयोग से समिति बनाकर उनकी सलाह पर कुछ काम करना, तो क्या करना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो ये बताया गया अनुच्छेद 43B में। आज हम बात करें अनुच्छेद 44 की, तो उसमें बोला गया है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करना। अभी आपको पता ही, अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा में भी था, ठीक है, सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अब होता क्या है कि अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है कानूनन, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोगों को अलग प्रकार सजा होती है, तो इनके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, एक ही कानून बना दिया जाता है समान सिविल संहिता में कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे वो सजा के मामले में हो चाहे वो शादी के मामले में हो, ठीक है ना। जो ये कानून बने हुए हैं तो वो एक ही हो जाएंगे। तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करे, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 44 में बताया गया है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 45 की, तो बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल और निशिक्षा प्रदान करना, यानी कि 0 से 6 पे हेल्थ पर काम करना, प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल, और 6 से 14 तक शिक्षा प्रदान करना, ये इसके तहत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक संशोधन भी रिलेटेड है, संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002। क्या बोला मैंने, 86वें संविधान संशोधन 2002। तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा देश के 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो पहले ये क्या था, अनुच्छेद 45 में ये ऐड था एज अ नीति निर्देशक तत्व, लेकिन अब क्या इसको एक मौलिक अधिकार में डाल दिया गया है अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत इसको मौलिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 86 संशोधन के द्वारा जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। तो 6 से 14 के लिए एजुकेशन जो है फ्री और अनिवार्य है, आगे समझ। तो ये अनुच्छेद 45 से बताया गया है, आपको 86वां संविधान संशोधन जरूर याद रखना है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 46 की, तो उसमें राज्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो जो SC ST OBC हो गए, जो अन्य कमजोर वर्ग हो गए, तो उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को उनके बढ़ावा देगा, ठीक है, उनके शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना, तो राज्य को ये काम करना है। तो ये बताया गया अनुच्छेद 46 में, ठीक है ना। तो ये सब बातें बोली गई। अभी राज्य के ऊपर वो किसको अप्लाई करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें अनुच्छेद 47 की, तो उसके तहत बोला गया है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषण आहार को बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, ठीक है। तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार और पोषक आहार को बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाना, ठीक है। तो 1947 में बोला गया है कि जो राज्य है वो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करे, पोषक आहार को बढ़ावा दे, शराब पर रोक लगाए, नशीली दवाओं के प्रतिबंध लगाए उस पर भी, ठीक है। तो 1947 में कहा गया है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 48 की,
तो राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। जो राज्य है वो कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। और इसका एक पार्ट है अनुच्छेद 48A, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। तो राज्यों को बोला गया है कि वो पर्यावरण का संरक्षण पर ध्यान दे और वन्य जीवों की सुरक्षा पर भी ध्यान दे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। तो पता है आपको कि हमारे राष्ट्र में, काफी देश में काफ़ी अच्छे स्मारक हैं जो कि ऐतिहासिक स्मारक हैं, स्थान हैं। तो ऐसे और वस्तु हो गई, तो उनका संरक्षण प्रदान इनको करना, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण प्रदान करना। आगे हम बात करें अनुच्छेद 50 की। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान में भी इनको अलग रखा गया है, ठीक है, सबकी शक्ति अलग अलग है। तो राज्य का ही फर्ज बनता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ठीक है। जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हो, अपना काम वो बिना किसी के दबाव में कर सके, और उतनी पावर दी भी है संविधान ने, ठीक है ना। लेकिन जो कार्यपालिका है वो क्या कर सके, न्यायपालिका काम में दखल अंदाजी ना कर सके। आया समझ? इसलिए क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना तो राज्य का ये भी फर्ज बनता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 51 की। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो ये थे आपके अनुच्छेद 36 से 51। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नोट, तो ये थे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आया है तो आप वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नोट्स चाहिए इस टॉपिक के तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। बाकी जो भी रिलेटेड वीडियो है संविधान से रिलेटेड वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उनको भी देख सकते हो। काफ़ी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।